नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी और इस बार दिल्ली चुनाव में ऐसी राजनीतिक रस्साकशी देखने को मिल रही है जो शायद पिछले कई चुनाव में नहीं मिली। चुनाव में अब दिनों का फासला नहीं बल्कि सिर्फ घंटों भर का फासला बचा है और सियासी दल अपना हर हथियार आजमा रहे हैं। कुछ जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि ये चुनाव दरअसल इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसमें एक तरह का क्लास वॉर या जो वर्गों का जो संघर्ष है वो नजर आ रहा है, ऐसी तस्वीर नजर आ रही है। जहां गरीब दिल्लीवासी एक तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं मिडिल क्लास जो दिल्ली है वो अलग तरह की राजनीति और वादों पर विश्वास कर रही है। लेकिन हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस चुनाव में इस बार इतनी कड़वाहट नजर आ रही है, बयानों में इतनी बिटरनेस क्यों नजर आ रही है और फिलहाल दिल्ली की राजनीति जो है वो देश की राजनीति के लिए किस तरह के संकेत दे रही है। हमारे साथ तीनों जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टियां मैदान में हैं उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो में शाइना एनसी है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ मीम अफजल साहब मौजूद हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से रीना गुप्ता मेरे साथ होंगी और वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो दिल्ली की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते रहे हैं और देश भर की राजनीति पर भी उनकी निगाह रहती है। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ अभिरंजन की अगर इसी बात से हम शुरुआत करें कि जो वर्गों की राजनीति देखने को मिल रही है, आपको लगता है वाकई एक तरह का क्लास वॉर है? दिल्ली जो देश का दिल कही जाती है, जो कि खुद नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि दिल्ली ये बताएगी कि किस तरह से दुनिया जो है वो देखती है इस देश को, आपको लगता है ये क्लास वॉर है, ये वर्गों का संघर्ष है? ये क्लास वॉर है और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये वॉर और बढ़ेगा क्योंकि जिस दिशा में हमारी राजनीति जा रही है, आप दिल्ली की भी राजनीति देखिए और पूरे देश की राजनीति देखिए, उसमें एक बहुत बड़ा तबका है जो नेग्लेक्टेड है, वो बिल्कुल हाशिए पर है। उसके लिए नारे तो हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास, नेताओं के पास, सरकारों के पास, बट उनके लिए पॉलिसीज नहीं है। उनके कल्याण के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए, उनको तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए उस किस्म की पॉलिसी नहीं है जो उनके भीतर भरोसा पैदा करे। हर जगह पर आप देखेंगे कि एक डिफरेंशिएशन है और वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है, वो खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। आप देखिए अलग अलग क्लासेस का आप एजुकेशन देखिए, जो लोअर क्लास के लोग हैं वो बिल्कुल ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहां पर कॉकरोच वाला भात खिलाया जाता है, छिपकली वाली खिचड़ी खिलाई जाती है। दूसरे जो क्लास हैं, जो ऊंचे तबके के लोग हैं, उनके बच्चे 5 स्टार स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से उनके हॉस्पिटल्स के आप हालात देख लीजिए, हर जगह पर आप देखिए, उनकी बस्तियां आप देख लीजिए। तो ये क्लास वॉर जो है ये लगातार फैसिलिटीज का आप जिक्र करें, हालांकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए इसके साथ साथ कि जो एनएसएसओ का डेटा है और अभी एक डिस्ट्रिक्ट डाइवर्सिटी रिपोर्ट भी आई है, यूएस इंडिया पॉलिसी ने जारी की है, उसमें दिल्ली जो है वो सबसे ज्यादा जो बेहतर राज्य हैं, यानी कि जो 20 उनके टॉप डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें 8 जो हैं वो दिल्ली के ही आते हैं। उसके बावजूद भी हमें 2 तरह की दिल्ली देखने को मिलती है। नहीं, लेकिन ठीक है, ये एक डाटा में हम देखते हैं, जब एवरेज निकालते हैं तो शायद दिल्ली का पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा, दिल्ली में सुविधाएं ज्यादा होंगी, यहाँ पर चौड़ी सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं, हॉस्पिटल्स ज्यादा है, स्कूल्स ज्यादा है, वो सारी चीजें ठीक हैं। बट इसी दिल्ली में इतनी सारी झुग्गी बस्तियां भी हैं जिनको अनधिकृत कॉलोनियां यहाँ पर कहते हैं और जिसके नाम पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज राजनीति करती हैं। आज भी दिल्ली में सस्ती बिजली और मुफ्त का पानी और अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा जो है सबसे ज्यादा पार्टियों का एजेंडा आना चाहती हूँ मैं। शाइना इनसे ये बताइए कि दिल्ली की पर कैपिटा इनकम पूरे देश के मुकाबले बेहतर है। अभी जो मैं जिस डाइवर्सिटी रिपोर्ट का जिक्र कर रही थी, देश के जो 20 जिले हैं उनमें 8 जिले सिर्फ दिल्ली के हैं। इस सब के बावजूद क्यों ये फ्री बीज जो है, ये सब्सिडी की पॉलिटिक्स क्यों होती है दिल्ली में? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि लगातार हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सिर्फ फ्रीबीज, सब्सिडीज, सॉप्स देते रहते हैं। इलेक्शन के पहले आपने देखा होगा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ सब्सिडीज देने के बावजूद वो हारे, क्योंकि लोग आज क्या चाहते हैं। आप पार्टी का मैनिफेस्टो आप पढ़ेंगे तो शुरुआत से लास्ट तक फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री मेडिकल हेल्प, फ्री सभी चीज में, और ये मुमकिन नहीं है क्योंकि आपको सरकार चलाना है। मैं मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो फिलॉसफी है कि आप राजनीति करें एक तरफ, लेकिन शासन करते वक्त देखिए कि लोग आत्मनिर्भर हो। जब लोग आत्मनिर्भर हैं तो पूरा इकोनॉमी चलता है। लोग आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं? जब उनको बेरोजगारी की समस्या हम हल करें, जब हम उनको शिक्षा दें, जब वो सुरक्षित रहें। तो ये होलिस्टिक सोल्यूशन हमारा विजन प्लान में हमने 35 पॉइंट्स में ना सिर्फ हाईलाइट किया है, हमने इसके साथ साथ कहा फंडामेंटल ये सभी पॉइंट्स के लिए रहेगा ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस। क्योंकि एक तरफ आप पार्टी कहती है
कि हम तो आपको ये देने वाले हैं, लेकिन आप कैसे देने वाले हैं? जिस अंदाज से वो बोल रहे हैं उस अंदाज से तो हर 2 दिन एक नया स्कूल खुलना चाहिए। लेकिन शायद नहीं है, वो बहुत ज्यादा अलग नजर नहीं आते तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के। ऐसा लगता है कि एक साथ बैठ के लिखे गए हैं। देखिए, एक तो जब आप वादा दे रहे हैं तो वादा निभाइए। हमने बहुत बार देखा है कि आप वादा देते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलते हैं, आप अभी क्लास वॉर की बात करते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, तो वो कोई क्लास तक सीमित नहीं होता है। अभिनंदन, क्या आपको सच नजर आता है? सबके लिए मुझे भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में, क्योंकि सस्ते की बात करते हैं, फ्री ना सही, लेकिन सब्सिडी की बात तो है। हाँ, मुझे भी बुनियादी तौर पे कोई खास फर्क नहीं आ रहा है, बल्कि मुझे एक मोल भाव जैसी स्थिति लग रही है कि पब्लिक को सारी पार्टियां मोल भाव कर रही है। कोई कह रही है 1.5 रुपया पर यूनिट बिजली देंगे, कोई कह रहा है 2 रुपया 20 पैसा पर यूनिट बिजली दे देंगे, इस तरह की। कोई कह रहा है इतना लीटर पानी मुफ्त दे देंगे, कोई कह रहा है उतना लीटर दे देंगे। तो ये एक मोल भाव चल रहा है, जनता के साथ बार्गेनिंग चल रही है। मतलब आप देखो, और सबका ये है। जहां तक ये जो चीज है ना, ठीक है, क्लास है, आप क्लास की बार बार बात कर रहे हैं, तो क्लास है इसलिए ये चीजें होंगी। जो लोअर तबके के लोग हैं उनके लिए ये कंसर्न है, और वादों पे यकीन भी करते हैं। जिनकी जेब में पैसा नहीं है उनके लिए ये चीजें मायने रखती हैं। और मैं साइना की इस बात से सहमत नहीं हूं। इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियां झूठे वादे करती हैं। विषयांतर हो जाएगा अगर मैं इस बात का जिक्र करूं कि नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में क्यों नहीं दिए। वादे तो ये थे, तो वादे सभी करते हैं। देखिए, जब चांद तारे तोड़ लाने के एक वादे सभी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। चलिए, आप दोनों की तरफ वापस आती हूँ मैं। मीम अफजल और रीना गुप्ता भी मौजूद हैं। मीम अफजल साहब, ये बताइए कि कई लोगों ने ये कहा कि ये जो सब्सिडी की राजनीति है, ये जो सरकार के ऊपर निर्भर बनाने की राजनीति है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता ने इसको रिजेक्ट किया, इसको नकारा। और ये बात कई बार जानकारों के जरिए कही गई। ये भी कहा गया कि शायद लोकसभा चुनाव में भी कमोबेश बहुत सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर ये भी मजबूत रहा कि जनता ने आत्मनिर्भर बनाने के बजाय अपने ऊपर निर्भर बनाने की जो राजनीति है उसको नकारा। क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली चुनाव में भी कहीं ना कहीं उसी का एक प्रतिबिंब नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी भी बहुत अलग नहीं है? आरिफा, सबसे पहली बात तो आपने कहा सब्सिडी सब्सिडी जो दी जाती है आम लोगों को, वो इसलिए दी जाती है कि कुव्वत खरीद जो है वो आम लोगों की उससे कम होती है, इसलिए सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है। और कोई भी सरकार आए वो उसको जारी रखती है। जैसे आप पार्टी ने कहा था कि हम बिजली का बिल 50% कम करेंगे, लेकिन जब वो पावर में आए तो उन्होंने 300 करोड़ की सब्सिडी लेकर के दी। और जो उन्होंने बिजली कंपनियों से वादा किया था कि हम इनसे वसूल करेंगे या इन्होंने बेईमान है उनको पकड़ के हम रेट कम कराएंगे, वो नहीं कर पाए। तो सब्सिडी जो है अगर वो होती है और जायज तरीके से होती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी शाइना जी कह रही थी कि हमारी सरकारों ने ऐसा किया है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जैसे हमने फूड सब्सिडी का एक प्रोग्राम शुरू किया था, राइट टू फूड। उसमें 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया जो हम आम लोगों को, 80 करोड़ लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको सस्ता अनाज देने की जो स्कीम बनाई थी, उसमें यकीनन सरकार के अंदर सब्सिडी जा रही है। मेरे ख्याल में वो सब्सिडी अडानी को 6,000 करोड़ रुपया ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करने के लिए देने से बेहतर है कि अपने आवाम को दिया जाए। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि दिल्ली में जो मैं बोलने लगूं आपको कोई मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन मीम अफजल साहब, मैं थोड़ा सा अलग हट के सवाल यहाँ पूछना चाहती हूँ। मैं अलग हट के सवाल पूछना चाहती हूँ। चलिए, सब्सिडी की बात तो ये रही, लेकिन इसके अलावा मसला ये है कि आप जिक्र कर रहे हैं कि एक सरकार के तौर पर सब्सिडी देना। मैं यहाँ पर मैनिफेस्टो का जिक्र कर रही हूँ और इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि सब्सिडी यहाँ अलग अलग वर्गों को नहीं बल्कि एज ए होल पूरी दिल्ली को सब्सिडी का मैं जिक्र कर रही हूँ। तो जो रेवेन्यू का मॉडल है वो तो अपने आप में कोलैप्स हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली एक स्टेट के तौर पर, एक राज्य के तौर पर, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, एक राज्य के तौर पर शायद कई लोग ये बात भी आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं कि ये डिजर्व भी नहीं करता कि बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जाए, क्योंकि यहाँ जो पर कैपिटा इनकम है वो दूसरे राज्यों से कहीं ज्यादा है। देखिए, जहां तक हमारी दिल्ली का ताल्लुक है, अभी आपने उसकी तरक्की के बारे में खुद बताया कि 8 डिस्ट्रिक्ट पूरे देश के 20 डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली के हैं। इसका मतलब दिल्ली में तरक्की हुई है, पर कैपिटा इनकम यहाँ सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है दिल्ली के आवाम को खुशहाली मिली है। और ये किसके राज में मिली? पिछले 15 साल के अंदर मिला। उसके बावजूद भी लोगों ने हमको कहां पहुंचाया। तो आप एक बात समझ लीजिए कि कुछ चीजें ऐसी नहीं होता। मैं आपको एक बड़ी ताजा मिसाल देता हूं कि मोदी जी की सरकार ने महंगाई कम करने की पर रिपोर्ट छपी है। आजाद मार्केट की APMC की रिपोर्ट है कि
30 जनवरी 31 जनवरी 2014 और 30 जनवरी 2015 एक साल के ठीक बाद जब रेट्स देखे गए चीजों के, तो आटा और चावल महंगा हुआ है, दालें 30% बढ़ी है, फल 20 से 50% मिला है, स्पिनिच यानी साग जो सब्जियां हैं वो 106% बढ़ा है, गाजर हमने भी पढ़ा है, कैरेट जो है 89%। जी हाँ, तो आप देखिए टमाटर नहीं किया कि पेट्रोल डीजल 11 बार देखिए देखिए मेरे जमाने में बढ़ा था। लेकिन सवाल ये है कि आज क्यों बढ़ रहा है ये? आप ये बताइए कि डीजल जो है वो 50 रुपए हो गया है और पेट्रोल जो है 64 रुपए पे पहुंच गया है, यानी कम किया है इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में 118 से 47 रुपए डॉलर पर बैरल क्रूड ऑयल मिल रहा है। होना तो चाहिए था आज डीजल जो है 22 रुपए मिलता और पेट्रोल जो है 34 रुपए मिलता। चलिए वापस आती हूँ। अभी भी 64 रुपए 50 रुपए बिक रहा है। जी हाँ। उसके बावजूद महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। और भी कई सवाल हैं जो आपसे पूछे जाने बाकी हैं। मैं रीना गुप्ता की तरफ जाना चाहती हूँ, अगर फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है। रीना गुप्ता, आप नई तरह की पॉलिटिक्स का वादा कर रही हैं। आपकी पार्टी एक मूवमेंट के जरिए पार्टी शुरू हुई, आम लोगों ने इसमें विश्वास जताया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर सकूं कि पुरानी शराब ही नई बोतल में है, फिर वही सब्सिडी का जिक्र भी आप कर रहे हैं। ऐसी कोई बात, ऐसा कोई मॉडल नहीं तैयार किया जाता जिससे दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अराफा जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं क्या? जी जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए, ये मैं आपसे 2 मिनट का समय चाहूंगी, सब लोग बोल चुके हैं। जो सरकार कोई भी होती है उसका काम होता है रेवेन्यू रेज करना और उसको रेवेन्यू को खर्च करना। दिल्ली की जो सरकार है उसका करीब प्लान नॉन प्लान बजट मिला के करीब 37,000 करोड़ होता है। दिल्ली की सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि इस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो भ्रष्टाचार में वेस्ट हो जाता है। अब आप पानी की बात ले लीजिए, अभी पानी और बिजली की बात हो रही थी, पानी की बात ले लीजिए आप। दिल्ली जल बोर्ड में इतना ज्यादा करप्शन है, सीएजी ने 10,000 करोड़ रुपए का मिसमैनेजमेंट दिल्ली जल बोर्ड में दिखाया है। की बात मैं नीम अफजल साहब को याद दिलाना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने 49 डेज के अंदर अंदर बिजली कंपनी के ऑडिट स्टार्ट कर दिए थे। बीजेपी और कांग्रेस ने वो ऑडिट होने नहीं दिए, तो आज वो ये बिल्कुल ना कहे कि हमने ऑडिट स्टार्ट नहीं किए थे। बिजली की जहां तक बात है, प्रॉब्लम ये है कि जो बिजली कंपनियां हैं वो भी अनड्यू मुनाफा कमा रही हैं। अगर आप बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाएंगे तो बिजली की दरें कम हो जाएंगी। जब बिजली की दरें कम हो जाएंगी तो वो जो कम दरों का बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपकी मंशा है, आप करना चाहते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन रीना गुप्ता, चूंकि कार्यक्रम में समय भी कम है और मेहमान 4 हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई इन सब्सिडियों के जरिए, बिल्कुल इस हद तक ले आने के जरिए कि आपको सब कुछ मुफ्त मिलेगा, कुछ भी किसी के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप एक खास वर्ग को, एक खास क्लास को टारगेट कर रही हैं? क्या वाकई ये मान लिया जाए कि ये रियलाइजेशन आम आदमी पार्टी में हो गया है कि कहीं ना कहीं जो गरीब आदमी है, जो क्लास वॉर है उसमें जो गरीब आदमी है वो आम आदमी पार्टी के साथ ज्यादा आ सकता है? राफा जी, सिर्फ गरीब आदमी नहीं, आप देखिए मिडिल क्लास, कोई भी क्लास को आप पूछिए, सिर्फ 5-10% अपर क्लास है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो जो 60 से 70% जो दिल्ली का नागरिक है वो महंगाई से बुरी तरह परेशान है। सब्जी की महंगाई, स्कूल में बढ़ती हुई फीस की महंगाई, बिजली की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, सारी महंगाइयां जो है इससे बुरी तरह परेशान है। और एक सरकार का क्या होता है, दायित्व यही होता है कि वो अपनी जनता को जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको इंश्योर करे। सरकार का तो काम ही होता है। ठीक है, गलत शब्द की तरह यूज मत करिए जी। वापस और टैक्स इंसेंटिव दोनों एक ही चीज है। वापस लौटती हूँ आपकी तरफ। अभिरंजन, इसमें जो बात हो रही है, खासकर जब मैं ये वर्ग की बात कर रही हूँ कि वर्गों का संघर्ष है, ये क्लास वॉर है, तो इसमें आपको क्यों लगता है आम आदमी पार्टी की तरफ ये बात बहुत अब कोई पहेली नहीं है कि वाकई जो झुकाव है गरीब लोगों का वो उनकी तरफ हो रहा है? हालांकि ये पूरा मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास का मूवमेंट था, तो ऐसा क्या हुआ कि ये गरीबों की पार्टी बन गई और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस कर दिया? नहीं, इसमें मैं इसके जवाब पर आऊंगा। मैं पहले ये ज़रूर कहूंगा कि जो सब्सिडी वाला मामला है इसमें 2 चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। एक तो ये है कि दिल्ली में ज़रूर पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है दूसरे राज्यों की तुलना में, लेकिन दिल्ली में महंगाई भी दूसरे राज्यों की तुलना में ज़्यादा है। बिल्कुल। और एक बात, दूसरी बात ये है कि जो ये अपर क्लास है और अपर मिडिल क्लास है
हो सकता है वो इस महंगाई से उतना प्रभावित नहीं होता हो, लेकिन जो लोअर क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है वो उस महंगाई से प्रभावित हो रहा है, वो दाल रोटी भी नहीं खा पास सकता। जीने के संसाधन कम है, खेत पथार तो है नहीं, सारी चीजें आप बाजार से खरीद रहे हैं, सब्जी और फल फूल तक जो है आप बाजार से खरीद रहे हैं, आप अपने घर में कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं। दूसरे राज्यों की जब हम बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, छोटे शहरों की बात करते हैं, तो वहां पर गरीब से गरीब आदमी भी अपने जीवन में रोजमर्रा की कुछ न कुछ चीजों का उत्पादन करता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आप एक एक चीज खरीद कर खा रहे हैं, सारी चीजें आपकी बाजार से आ रही, तो ये इस वजह से जो महंगाई की मांग सब्सिडी मुद्दा बन जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी पे क्यों विश्वास कर रहे हैं? लेकिन आम आदमी क्या मॉडल है जो आम आदमी पसंद आ रहा है? पार्टी पे विश्वास की बात नहीं है, आम आदमी पार्टी पर भी विश्वास जो है लोगों का टूटता जा रहा है। गरीबों की बात कर रही हूं। मैं गरीबों की बात कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी पर भी विश्वास टूटता जा रहा है। अभी जो आप देख रही हैं कि एक उभार आया है, वो इस वजह से होता है कि चुनाव में आपके पास विकल्प कौन कौन है। अगर विकल्प सब एक जैसे आपको दिखाई देते हैं तो पब्लिक को किसी न किसी एक को चुनना है। भारतीय जनता पार्टी की भी वही पॉलिटिक्स है, उसने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला और सबको पता है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी 10 साल राज कर चुकी है, सबको पता है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। एक पार्टी ऐसी है जिसको अभी भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला है। मैं दो टूक शब्दों में बोल रहा हूं, साइना मैं आप ही की बात बोल रहा हूं, आप प्लीज मुझे कंप्लीट करने दें। एक ऐसी पार्टी नई आई है जिसको अभी भ्रष्टाचार करने के मौके नहीं मिले, भ्रष्ट होने के मौके नहीं मिले, तो वो पार्टी ईमानदारी की बात करती है। तो ये जो पब्लिक है जो हर तरफ से हताश है, निराश है, उसको लगता है कि एक बार इसको ट्राई करने में क्या बुरा है, तो उसका ईमानदारी का नारा चलता है। मैं इसीलिए बार बार ये कहता हूं कि ईमानदारी इनके इश्तहार में तो है, लेकिन क्या ईमानदारी इनके व्यवहार में है? तो ये बहुत अब 2 करोड़ के चंदे की बात है। वापस आती हूँ मैं, हाँ। लेकिन इसके अलावा क्योंकि 2 महत्वपूर्ण चीजें और मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। शाइना इनसे पहली बात तो आप अभिरंजन के सवालों का जवाब तो जरूर दीजिए, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि क्या बीजेपी में ये एक अंदरूनी रियलाइजेशन, ये एक एहसास हो गया है कि वाकई जो मिडिल क्लास था वो तो आपके पास वापस आया है, लेकिन गरीब आपसे दूर जा रहा है? लेकिन देखिए, नीति और नियत की जब आप बात करते हैं, आप बात करते हैं कि गरीबों को क्या लगा। जब ये खुलासा हुआ कल, जहां आम आदमी पार्टी को 50-50 लाख के डोनेशन 4 फर्जी कंपनी से एक ही दिन में एक ही समय पे मिलता है, और फिर पता चलता है कि उसके डायरेक्टर्स झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, एड्रेसेस टेम्पल्स के हैं, तो क्या एक बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है? शाइना, आप जब बात करते हैं विश्वास कैसे कर सकते हैं? ये फोकस रहे, आधा घंटा विश्वास कैसे कर सकते हैं? आप विश्वास कर सकते हैं? क्या वाकई आपको ये लगता है कि पिछले 8-9 महीने में जो वादे हुए थे बीजेपी के जरिए, जो वादे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए, चूंकि वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे, अभी भी अच्छे दिन नहीं आए, अभिरंजन कह रहे हैं 15 लाख रुपए नहीं आए, देखिए 9 महीने में गरीब आदमी दूर जा रहा है? देखिए, जो हालत हमारी इकोनॉमी की थी और उससे हम काफी बेहतर है, जीडीपी को लेके, फूड इन्फ्लेशन को लेके। मैं मानती हूं कि बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है, उसके लिए धीरज चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, तो आप ये सवाल उठा सकते हैं। यहाँ गरीब क्या देख रहा है कि ये बोल रहे हैं कि ये तो संत है और निकलते हैं चोर, तो पता चलता है कि नियत क्या है, और वो नियत के ऊपर जब इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है तो आप कैसे विश्वास क्यों सारी कैंपेनिंग जो है वो इतनी नेगेटिव क्यों हो रही है? जिस बिटरनेस का मैंने जिक्र किया, कड़वाहट का जिक्र किया, बीजेपी क्यों अपने 9 महीने के कार्यकाल की जो अच्छी बातें हैं वो क्यों नहीं लेकर आती? अरविंद केजरीवाल हाईलाइट कर रहे हैं और लगातार उसी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। आज जनधन योजना की बात कीजिए तो ये कोई छोटा एक मुद्दा नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ आंदोलन के प्रति हमने क्या क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, भारत का गर्व। आप बोलते हैं कि हम ओबामा के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज चीन हो, जापान हो और यूएस हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए हैं भारत में, और हर भारतवासी को एक गर्व होता है कि हमारा एक स्तर है। आतंकवाद को लेके जो हमारा इंटेलिजेंस इतना फैबुलस काम कर रहा है, मैं मानती हूं कि स्वाभाविक रूप से जब आप एक वोट दे रहे हैं तो आप एक स्थिर सरकार, नेतृत्व और प्रगति, ये 3 फैक्टर्स के लिए दे रहे हैं, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को। गरीब भी देखता है कि एक बार केजरीवाल आके झूठे वायदे देता है, फिर जाते बनारस की जनता को बोलते हैं वही मैं आते रहूंगा, एक बार में वापस आते हैं दिल्ली। लोग तो ये भी कहते हैं कि बनारस में नरेंद्र मोदी को जिताने चले गए थे केजरीवाल, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहां जो है जिताने के लिए चले गए थे। अभिनंदन, ये बताइए एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है इस चुनाव में, जो दरअसल लोकसभा चुनाव के पैटर्न पर नजर आ रही है, कि जो पर्सनैलिटी कल्ट है, 5 साल केजरीवाल, आइए चलिए नरेंद्र मोदी के साथ,
तो क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के डायरेक्टली एब्सेंट होने के बावजूद, अनुपस्थित होने के बावजूद, जाहिर है वो मुख्यमंत्री पद के लिए तो वो आ नहीं रहे हैं, बिल्कुल। क्या आपको लगता है फिर भी ये इलेक्शन केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी है, ना कि केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी? इसको बनाने की इस तरह कोशिश की गई है, इसको बनाने की इस तरह से कोशिश की गई है, लेकिन मुझे लगता है इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। पॉलिसीज पे बात होनी चाहिए। व्यक्ति कभी भी डेमोक्रेसी में इतना अहम नहीं होना चाहिए, जनता अहम होनी चाहिए और पॉलिसीज अहम होनी चाहिए। केजरीवाल की पार्टी में भी सिर्फ केजरीवाल हैं, बाकी सब जो है बौने 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 लोग हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी में भी यही हो गया है कि एक नरेंद्र मोदी सबसे बड़े दिखाई देते हैं, आदमकद, और बाकी सब जो है बौने दिखाई देते हैं। बताइए, आम आदमी पार्टी में क्या इस बार ये सोची समझी एक तरकीब है कि वाकई केजरीवाल के नाम पे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, आम आदमी पार्टी के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। पार्टी के नाम पे नहीं, मैं वही जैसे आम आदमी पार्टी ब्रांड है या केजरीवाल ब्रांड है? केजरीवाल ब्रांड है, क्योंकि केजरीवाल ने ही आम आदमी पार्टी को बनाया। केजरीवाल अन्ना आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के अलावा कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है जिस पर लोग ट्रस्ट करें, कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है जिसके पास केजरीवाल के जितना भी अनुभव हो। तो केजरीवाल ही ब्रांड है। लेकिन बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, उनके साथ ये बात नहीं है। दिल्ली बीजेपी के अंदर उनके पास कई अच्छे लीडर्स थे। नरेंद्र मोदी तो राष्ट्रीय नेता है, प्रधानमंत्री है, जैसा आपने कहा वो यहाँ के सीएम तो होने वाले नहीं है, लेकिन उनके पास एक कैंडिडेट था, हर्षवर्धन थे, जिसको उन्होंने पिछली बार देर से उनके नाम का ऐलान किया। खैर, जब जनता ने उनको स्वीकार किया, जनता ने उनके नाम पर एक तरह से मुहर लगाई, जब वो तैयार हो गए उस पोजीशन के लिए, तो आपने एक मूर्ति बनाई, उस मूर्ति को इस बार आपने ध्वस्त कर दी। तो जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिसको जो काम आता है उसको वो काम देना चाहिए, उन्होंने कहा था, लेकिन खुद नरेंद्र मोदी वो काम नहीं कर रहे हैं। जिसको जो काम आता है वो काम नरेंद्र मोदी नहीं। रीना गुप्ता, ये बताइए कि यह महत्वपूर्ण सवाल इस पर उठ रहा है कि क्या वाकई जो एक मोदी ब्रांड जिसको बीजेपी ने आगे किया, एक पर्सनैलिटी कल्ट जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चूंकि फायदा हुआ, और ये बात अब हमारे सामने मौजूद है, इसी वजह से अब आम आदमी पार्टी को नहीं, जनता का वो मूवमेंट नहीं जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी बना, बल्कि 5 साल केजरीवाल। देखिए राफे जी, दिल्ली की जनता से हम बहुत क्लोजली टच में हैं। हम पिछले कई महीनों से दिल्ली के कोने कोने में गए हैं। तो ये जो हमारा दिल्ली की जनता के साथ कनेक्ट है, उसकी वजह से हम दिल्ली में जीतेंगे, किसी एक कल्ट की वजह से नहीं जीतेंगे। और अरविंद जी की साफ छवि है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, परंतु सिर्फ एक साफ छवि से आप दिल्ली की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन इस चुनाव को, छवि भी बहुत लेकिन भारत में इन चुनाव को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में तब्दील करने के पीछे क्या मंशा है? वो भाजपा ऐसा करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो फिर 5 साल केजरीवाल क्यों? कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है दिल्ली के लिए। रीना गुप्ता, मैं पूछ रही हूँ 5 साल आम आदमी पार्टी क्यों नहीं, 5 साल केजरीवाल ही क्यों? राफा जी, वो तो एक हम लोगों के एक समर्थक है विशाल भाई, उन्होंने एक अच्छा सा एक गाना बना दिया था जो गाना हिट हो गया है। पर ये एक सिर्फ केजरीवाल जी नहीं है, ये पूरी टीम है उनके साथ, और वो टीम दिल्ली को बदल के दिखाएगी। तो जाहिर है इस तरह की बातें तो बीजेपी भी कहा करती है, जिस पर आप वार करती हैं, लेकिन मीर अफजल साहब, आप इस तरह की राजनीति को क्या सपोर्ट करते हैं? ऐसा नहीं है कि पर्सनैलिटी कल्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी में नहीं देखा गया, वो अलग बात है कि परिवार तक सीमित देखा गया कई बार, लेकिन फिलहाल दिल्ली का चुनाव है, लोकल चुनाव है, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल म्यूनिसिपल चुनाव की तरह हो जाता है, बिजली सड़क पानी पर, हालांकि देश की राजधानी है, उसके बावजूद भी आपने क्या अपना तीसरा चेहरा उस तरह से आगे नहीं किया जैसे होना चाहिए था? तीसरी पार्टी का चेहरा कांग्रेस पार्टी। देखिए, ये आरिफा, आप तो काफी इंटरनेशनल डिबेट्स भी करती हैं, काफी आपको जानकारी है। इस पूरे एशिया में, खासतौर पे हिंदुस्तान के अंदर, आज से नहीं बहुत अरसे से पर्सनालिटी को बड़ी अहमियत होती है, और ये ज्यादातर देशों में ऐसा होता है कि एक आदमी मूवमेंट से निकलता है, वो एक पर्सनालिटी बन जाता है, सिंबलाइज करता है। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ एक आदमी जो है वो अगर सिंबॉलिक हो रहा है तो उसकी पार्टी का कहीं कोई पता नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई है, मोदी अकेले जिंदा रह गए हैं। मैं नहीं मानता हूं कि केजरीवाल अकेले एक पर्सनालिटी है, उनके पीछे पावर नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी, सोनिया जी अकेली ही पर्सनालिटी है और उसके पीछे पार्टी नहीं है। पार्टी होती है तभी पर्सनालिटी की ताकत मिलती है। उसको विस्तार से समझने की जरूरत है। ये पूरे कार्यक्रम की जो है वो क्रक्स नहीं, मैं तो कह रहा हूं, राहुल और सोनिया अकेले नहीं है। मैं हमेशा
हमको हकीकत पर मबनी थे कि हम लोग डिबेट करते हैं। जी। हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी पार्टियों की नुमाइंदगी करें और सही और गलत सब चीजों की जो है तायीद और हिमायत करें। हमारा काम ये है कि लोगों को एजुकेट भी करें, क्या हमारी थिंकिंग है उसको बताने की कोशिश करें। जी। हम लोग यहाँ दिल्ली के चुनाव की बात कर रहे हैं। हाँ। आपने एक बड़ा अहम सवाल उठाया है कि सारी पार्टियां क्या मुफ्तखोरा बना रही है। नहीं, आवाम को। समय मेरे पास आपका कम है, वो सवाल जा यही चुका सवाल है। पूछना है। माफ कीजिएगा अम्मी मुफ्ती साहब, ये सवाल जा चुका है। मेरे पास हाँ। आखिरी 30 सेकंड बचे हैं, माफी चाहती हूँ, फिर कभी बहस करेंगे। शाइना एनसी, आखिरी बात कि क्या वाकई जिस कॉन्फिडेंस का जिक्र हो रहा है कि ये जो जिस मॉडल पे आपने काम करना शुरू किया वही मॉडल आपके लिए भी कहीं ना कहीं दुख पहुंचा गया कि अब आपको चेहरे ही खड़े करने पड़ेंगे? देखिए, मुद्दा ये नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है एक बार, दो बार, और मैं मानती हूं कि आज जब जनता देख रही है, क्या वो चाहते हैं कि ये ट्रायल एरर, ड्रामा पॉलिटिक्स, उसमें विश्वास करें या फिर एक स्थिर सरकार के ऊपर? स्वाभाविक रूप से वो एक स्थिर सरकार के ऊपर चर्चा, ना सिर्फ चर्चा करेगी लेकिन विश्वास करेगी, वोट करेगी, और वो होगा भारतीय जनता पार्टी। वो जानते हैं कि नकारात्मक राजनीति करने बहुत सारे हैं लोग जो मुख्यमंत्री बनते हैं और अपनी सरकार के साथ बगावत करते हैं, आंदोलन करते हैं अपने दिल्ली फौज के साथ। जी। लॉ मिनिस्टर है तो वो लॉ, कानून कायदा अपने हाथ में लेता है। ये नकारात्मक राजनीति लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है। ठीक है, शायद टीआरपीज बना सकते हैं लेकिन रियल लाइफ पॉलिटिक्स और चलिए, हमारे अच्छा चैनल पे शासन तो ये के भी लिए दिक्कत नहीं है, अलग कम से कम टीआरपी की भी दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाइना एनसी, आपका मीम अफजल साहब, अभिरंजन कुमार और साथी रीना गुप्ता। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो दिल्ली का चुनाव है इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये चुनाव काफी हद तक चीजें तय करने जा रहा है। मोदी ब्रांड कितना कामगर है, कितना कारगर है, ये तय होगा। आम आदमी पार्टी का देश में क्या भविष्य है, ये तय होगा। और कांग्रेस पार्टी की देश में आगे क्या राह होगी, क्या सियासी तौर पर उसका भविष्य है, ये भी तय होगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।